ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ इस तरह की एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं या फिर इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। किसी खास टॉपिक पर किसी व्यक्ति के विचार होते हैं और लेखक आप देखते हैं कि अपने विचार लिखता है, तो इसे जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। आपके विश्लेषण करने की प्रवृत्ति भी यहाँ से आती है। अस्थिर पड़ोसियों से घिरता भारत। अब आप देखिए, श्रीलंका का मामला आपने देखा ही है, बांग्लादेश का देख ही रहे हैं, पाकिस्तान का चल ही रहा है, अफगानिस्तान का देखते ही रहते हैं, नेपाल का देखते ही रहते हैं, और किसका देखना है, म्यांमार का देख ही रहे हैं। देखिए, ये हमारे सारे पड़ोसी, देखिए ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के मुद्दे पर भारतीय संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों के साथ बैठक के बाद स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया और कुछ समय के लिए उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब भारत में है और माना जा रहा है कि वह किसी तीसरे देश में शरण मिलने तक यहीं रहेंगी। यदि इस हालात को भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक असाधारण स्थिति है और जहां भारत को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और जिसमें पड़ोसी प्रथम नीति के तहत मदद भी करनी है। और बांग्लादेश में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षा के साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि कोई अनाधिकृत रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश न कर सके। इसने पूरे घटनाक्रम से देश के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा स्थिति पैदा हो गई है। भारत के समक्ष 1971 वाली स्थिति फिर एक बार बन पड़ी है और बांग्लादेश में रह रहे तमाम अल्पसंख्यक समूह खासकर बड़ी संख्या में हिंदू भारत में शरणार्थी के तौर पर आने की गुहार लगा सकते हैं और इससे बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में चिंताजनक हालात भी पैदा हो सकते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पश्चिम बंगाल से। किसकी? बांग्लादेश से लगती है, 5 राज्यों की। 1971 तक भारत का हिस्सा, किसका? पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और 1947 तक ये आपका जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है ना, ये भारत के हिस्सा हुआ करते थे। अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता है और जिसकी भरी पूरी आशंका भी है, तो भारत की चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी क्योंकि इनमें से कुछ गुटों को पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा है और इसके चलते ये लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहे और पाकिस्तान आज तक भारत के को अपने विभाजन यानी कि बांग्लादेश के निर्माण का कारण मानता रहा है। वह कोशिश करेगा कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी और असामाजिक तत्वों को सक्रिय किया जाए। और बांग्लादेश आप देखते हैं कि तत्वों को सक्रिय किया जाए। बांग्लादेश में अराजकता के बीच दक्षिण एशिया में स्थिरता और बढ़ गई है जो भारत के हित में बिल्कुल नहीं है और भारत की सुरक्षा के लिए चौतरफा चुनौतियां बढ़ रही हैं। बीते दिनों ही नेपाल में चीन समर्थक सरकार बनी है और जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कर रहे हैं। ओली को इंडिया आउट अभियान का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में उन्होंने अपनी राजनीतिक साख मजबूत करने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा शांत नहीं होने दिया। क्योंकि ओली की राष्ट्रवादी छवि भारत विरोध से बनी है, लिहाजा भारत के लिए जरूरी है कि वह स्थिति पर नजर रखें। यह नेपाली जनता पुरानी पार्टियों और पुराने नेताओं की कार्यशैली से उगती है। तो 2006 जैसा जन आंदोलन छेड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी और इसका सीधा असर खुली सीमा के चलते भारत पर होगा। नेपाल के बगल में ही भूटान है जो पूरी तरह से भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर फिक्रमंद भी है, एक मित्रतापूर्ण सहयोगी भी रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन ने वहां भी अपनी पैठ बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। इसके बावजूद भारत के लिहाज से भूटान में स्थिति नियंत्रण में है और पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार में भी दबावपूर्ण और अनिश्चित राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है और यहाँ विभिन्न विद्रोही समूह सैन्य शासन को कमजोर करने में सफल हो गए हैं और यहाँ अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का सिलसिला कायम है और जिसके चलते भारत की सुरक्षा एजेंसियां भारत म्यांमार सीमा पर नजर बनाए हुए है। या बांग्लादेश और म्यांमार की तानाशाही ताकतें चीन या फिर पाकिस्तान जैसे देशों के प्रभाव में आकर भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश में साथ आती हैं, तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। नई दिल्ली के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति में सुरक्षा पहलुओं को भी शामिल करे। म्यांमार में आप देखते हैं कि आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है
ये ऐसा ही है कि श्रीलंका धीरे धीरे भारत और आईएमएफ की मदद से आर्थिक मुसीबतों से बाहर आ रहा है, लेकिन अभी भी वहां भारत विरोधी तत्व सक्रिय है। मालदीव भी इस मामले में अलग नहीं है, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोध में लगे हुए हैं। उन्होंने भी ओली की तरह इंडिया आउट अभियान चलाया, फिर वह चाहे भारतीय सैन्य अधिकारियों का मालदीव से भारत वापस भेजने का मुद्दा रहा हो, या फिर उनकी सरकार के मंत्रियों को अब भारत और भारत के प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ टीका टिप्पणी का मामला रहा हो। देखिए, आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 190 मेंबर हैं इसके, और 27 दिसंबर 1945 में स्थापना हुई थी। और पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात पहले से ही भारत के लिए मुसीबत बने हुए हैं, और हाल में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों ने भारत की चिंता बढ़ाने का काम किया है। यदि पड़ोसी देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत इन सभी देशों की सीमाओं के जुड़े होने के कारण एक प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा है, जो आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। दक्षिण एशिया में बड़े लंबे समय से भारत की केंद्रीयता को सभी समस्याओं की जड़ माना जाता रहा है, और भारत पर लगभग सभी पड़ोसी देश हस्तक्षेप का आरोप भी लगाते आए हैं। लेकिन क्या अब यही देश अपनी आंतरिक हलचल के चलते भारत के सामने मौजूद सुरक्षा संकट पर नई दिल्ली के साथ खड़े होंगे? इसका जवाब संभवतः नकारात्मक ही मिले। दक्षिण एशिया में जैसी असामान्य परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनका सामना करने के लिए भारत को असाधारण प्रयास करने की आवश्यकता है, और भारत को हर कीमत पर अपनी सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है, और पड़ोसी देशों में सिविल सोसाइटी समूह के साथ मिलकर शांति बहाली के प्रयासों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों और क्षेत्र में मौजूद समान विचारधारा वाली शक्तियों जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जरूरी है कि वे भारत की चिंताओं को समझें और अपने स्तर पर पाकिस्तान, चीन पर दबाव डालें, ताकि ये दोनों देश दक्षिण एशिया की अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत को परेशान करने के लिए नई तिकड़म न करें। लेखक इंडिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट दिल्ली में सहायक निर्देशक हैं, इनका नाम है ऋषि गुप्ता। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और एक बात आपको बता दूं, देखिए अब हमारे पड़ोसी, हम लोग नॉर्मल सी बात देख लीजिए, युवाओं में कौशल विकास की चुनौती। सबसे बड़ी परेशानी युवाओं में जो योग्यता चाहिए, जो कौशलता चाहिए, उसका अभाव देखा जा रहा है। कई बार आप लोग इस तरह की रिपोर्टें पढ़ते रहते होंगे कि इतने लाख वैकेंसी वहां खाली हैं, पद हैं, उन्हें योग्य युवा नहीं मिल पा रहे हैं। अब आप देखिए कि कंप्यूटर योग्यता रखी गई, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन लोगों के पास नहीं होगा तो वो नौकरी उन्हें नहीं मिल पाएगी। बजट पेश होने के बाद उसके प्रस्ताव पर अमल की दिशा में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। और इस कड़ी में सभी की निगाहें रोजगार सृजन की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर टिकी हैं जिन्हें हालिया बजट का सबसे विशिष्ट पहलू माना जा रहा है। कौशल, नवाचार और रोजगार पर विशेष ध्यान देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विशेष प्रावधान किया है, और इसमें इंटर्नशिप योजना को खासी चर्चा भी मिली है। और इससे न केवल रोजगार के आकांक्षियों के हितों की पूर्ति होगी, बल्कि उद्योगों को भी अपने अनुकूल कौशल से लैस लोग मिलेंगे, और इससे न सिर्फ भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, बल्कि निवेश संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और इससे सरकार की यह मंशा भी प्रकट हुई है कि अगले 5 वर्षों में वह रोजगार, कौशल और एमएसएमई पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। भारत अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को भुनाने की राय पर में कार्यशील आबादी में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी न होने का संज्ञान भी सरकार ने लिया है, और इसके लिए कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थल के निकट महिला हॉस्टलों और शिशु देखभाल गृहों की स्थापना की जाएगी। और इसके साथ ही महिला श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी फोकस किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में भी उल्लेख है कि देश में बढ़ते कार्यबल में समायोजन के लिए गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करनी होगी। और इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई। बजट में युवाओं और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, और कुल मिलाकर 5 साल की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 4.1 करोड़ युवाओं को शिक्षित
कौशल रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई और विनिर्माण क्षेत्र में भी आप देखिए अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए बजट में प्रावधान है। पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को शुरुआती 4 वर्षों में 4 वर्षों में EPFO में योगदान देने के लिए आप देखिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इससे 30 लाख युवाओं को लाभ पहुंचने की संभावना है। और नियोक्ताओं को सहायता देते हुए यह उपाय भी किया गया कि सभी क्षेत्रों में प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के संबंध में नियोक्ता के EPFO में अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्ष तक प्रतिमाह 3,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य 50 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है और वित्त मंत्री की यह औपचारिक रोजगार सृजन की दिशा में स्वागत योग्य कदम है और जिससे सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिकता के बीच की खाई पाटने में मदद मिलेगी और इससे अधिक स्नातकों को नौकरी के व्यापक अवसर उपलब्ध भी होंगे। क्या होंगे? व्यापक अवसर भी उपलब्ध होंगे। भारत में रोजगार ही की नहीं बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है। बढ़ती श्रम शक्ति और कुशल श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन की दृष्टि से 5 वर्षों में देश की 500 दिग्गज कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना एक बाजी पलटने वाला योजना सिद्ध हो सकती है, लेकिन तभी जब कंपनियां इस योजना में रुचि दिखाएं, दिलचस्पी दिखाएं। और इस योजना में 5,000 रुपये की मासिक भत्ते और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता आकर्षक पहलू है और इसके माध्यम से आप देखिए सरकार का उद्देश्य 5 वर्षों में 20 लाख लोगों को कौशल प्रदान करना है। घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की शिक्षा ऋण प्रदान करने के साथ ही हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% ब्याज में छूट भी मिलेगी। कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए 1,000 ITI को और अधिक सक्षम एवं सशक्त बनाया जाएगा। उद्योगों की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ही विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और जिससे नई उभरती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। और रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण MSME और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीक भी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। MSME क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ करने के साथ साथ इस क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर जोर देने से इस क्षेत्र को संजीवनी मिलने के आसार भी हैं। और प्रत्येक वर्ष आप देखिए 25,000 कुशल व्यक्तियों को 7.5 लाख रुपए तक की का गारंटी के ऋण प्रदान करना निश्चित रूप से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना और मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए के किए जाने से इस क्षेत्र की तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। MSME क्षेत्र में आप देखिए 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी सराहनीय है और पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और सरकार की गंभीरता इससे भी स्पष्ट होती है कि रोजगार और कौशल विभाग का नाम भी बदलकर कौशल रोजगार और आजीविका कर दिया गया और बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन से आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि केंद्र के स्तर पर तमाम पहल तभी सफल हो पाएंगी जब राज्य सरकारें आप देखते हैं कि अपने स्तर पर इस दिशा में अपेक्षित प्रयास करेंगी। इन कार्यक्रमों को यदि गंभीरता से लागू किया जाता है तो भारत को एक अग्रणी स्टार्टअप से राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। लेखक अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुरजीत सिंह। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखिए कोई भी योजनाएं आती हैं, कोई भी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ये तभी सही साबित होंगी जब आप देखिए जमीनी स्तर पर लागू हो। सब राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों अपनी भूमिका अच्छे से निभाएं। संबंधों की सजीवता, या आप देखिए किसी की संगति में ही उस व्यक्ति के प्रति गहरी समझ और संवेदना विकसित होती है। यह मेलजोल प्रया लोगों की समान रुचियों, सोच और जीवन की दिशा पर आधारित होता है। एक दूसरे के सानिध्य और संगति में दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और एक मजबूत संबंध की नींव रखते हैं। यह संबंध तब फलता फूलता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के महत्व को समझते हैं। याद रहे कि कोई भी संबंध सब कुछ सह लेता है लेकिन उपेक्षा नहीं सह सकता। और समय के साथ आप देखते हैं कि व्यक्ति का सोच और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। कभी कभी ये बदलाव धीरे धीरे व्यक्ति को अपने पूरे संबंधों से दूर भी कर देती है। और आप देखिए किसी नई जिम्मेदारी या फिर नई रुचियों के कारण व्यक्ति पुरानी मित्रता को उतना समय और महत्व नहीं दे पाता जितना पहले देता था।
इस प्रक्रिया में वह दूसरे व्यक्ति को उपेक्षित महसूस करा सकता है और पर्याय व्यक्ति को उस संबंध में वह अनुभूति नहीं मिलती जो पहले आप देखते हैं कि अनुभव होती थी। जब किसी संबंध में नवीनता समाप्त हो जाती है तो उदासीनता का भाव बढ़ता है और जिससे व्यक्ति उस संबंध को महत्व देना बंद कर देता है। और इस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने संबंधों के प्रति संवेदनशील रहे। अगर किसी संबंध में कोई परिवर्तन आता भी है तो इसे ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद के माध्यम से व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है और उनके महत्व को पुनः स्वीकार भी कर सकता है। संबंधों में उतार चढ़ाव और परिवर्तन सामान्य है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को महत्व देना और उसकी उपेक्षा ना करना हमारे संबंधों की मजबूती के लिए एक आवश्यक अवयव भी है। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प लिखा जाता है ये कॉलम। और मैं तो कहता हूँ देखिए, हर हाल में रिश्तों को निभाते रहिए, रिश्तों में भरोसे को रखिए, क्योंकि जब देखिए भरोसा नहीं रहता है तो बोझ लगने लगते हैं वो रिश्ते। और आजकल जिस तरह के रिश्ते निभाए जा रहे हैं आप सभी जानते हैं। ओलंपिक में अनहोनी, और मुझे लगता है सबसे दुख की बात है, बड़ा दुख हुआ कि आप देखते हैं कि विनेश फोगाट फाइनल से चूक गई, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसकी जांच होना चाहिए, मैं तो कहता हूं ईमानदारी से। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेरिस ओलंपिक में पदक की सुनिश्चित दावेदार विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य करार दी गई। उनसे स्वर्ण पदक की आशा की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले के सभी मुकाबलों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कई नामी पहलवानों को हराया था। लेकिन अंतिम मुकाबले के कुछ घंटे पहले उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। इसके साथ ही उनका सपना तो टूटा, देशवासियों की आशाओं पर भी तुषारापात हो गया। चूंकि एक तरफ से हाथ आया पदक फिसल गया और इसलिए अफसोस अधिक है। यह होना भी चाहिए, लेकिन इस प्रसंग से सबक भी लिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। इस ओलंपिक में विनेश ने 53 किलोग्राम के अपने स्वाभाविक भार वर्ग को छोड़कर 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ना तय किया था। इसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद वह अपने वजन को नियंत्रित रखने का उतना अभ्यास नहीं कर पाई जितना आवश्यक था। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के मानकों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी जितनी किसी खिलाड़ी की होती है, उतनी ही उसके कोच और सपोर्ट स्टाफ की भी होती है। विनेश के मामले में कहाँ क्या चूक हुई, इसकी जवाबदेही उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ की है और उन्होंने अपनी सफाई में काफी कुछ कहा। यह स्पष्ट भी आप देखते हैं किया कि विनेश का वजन नियंत्रित रहने के लिए वह सब कुछ किया गया जो संभव था, लेकिन आखिर कहीं तो कुछ भूल चूक हुई है। यह किन कारणों से हुई, यह सामने आना चाहिए। विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने और इस तरह भारत के पदक से वंचित होने पर देशवासियों की ओर से अपनी निराशा व्यक्त किए जाने के बीच कुछ नेताओं की ओर से जैसे अनावश्यक बयान दिए जा रहे हैं, वे उनकी अपरिपक्वता को भी दर्शा रहे हैं। यह समझ आता है कि उन्हें ना खेल की जानकारी है और ना ही खेल के नियमों की, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जो मन में आए वह बोल दें। कोई विनेश के साथ साजिश की बात गढ़ रहा है तो कोई आप देखिए उन्हें अयोग्य करार देने में किसी नेता का हाथ देख रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन में भाग लिया है। और निस्संदेह विनेश का मुकाबला से बाहर हो जाना और उन्हें कोई पदक न मिलना आहत करने वाला है, लेकिन खेलों के अपने नियम होते हैं, वे हमारे या किसी अन्य के हिसाब से नहीं बन सकते। और विनेश के मामले में साजिश की कहानियां गढ़ रहे हैं लोग, इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी पसंद का सपोर्ट स्टाफ था। इस मामले में कम से कम नेताओं की प्रतिक्रियाएं जगहसाई कराने वाली नहीं होनी चाहिए और उन्हें यह भी समझ होनी चाहिए कि यह दलगत राजनीति का विषय नहीं है। देखिए, लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि विनेश को रोकने के लिए जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, विरोध किया था, ब्रजभूषण शरण सिंह का बीजेपी के सांसद थे जो, तो उन्होंने इन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। तो इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक भी है और लाजमी है, मुझे लगता है। बच सकेंगी जाने, तो आप देखते हैं कि बिहार में दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से भी किस प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस आशय का निर्देश राज्य के सभी सिविल सर्जन, निजी और सरकारी अस्पतालों को भेजा गया है। यह बहुत ही सराहनीय पहल है और निश्चित तौर पर इससे सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम किए जाने में मदद मिलेगी। अभी बिहार में सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है। यहाँ सड़क हादसे के 78% मामलों में घायलों की जान चली जाती है। मिजोरम के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य है जहाँ इतनी ज्यादा हानि होती है। इन मौतों में तभी कमी लाई जा सकती है जब घायलों को समय पर उपचार मिल जाए और अभी अस्पताल ले जाने के बाद तमाम औपचारिकता में वक्त जाया होता है और ज्यादातर अस्पताल मरीज की तीमार
दारी शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि इलाज का पैसा कौन देगा। उम्मीद है कि इस आदेश के बाद अस्पताल बिना वक्त बर्बाद किए घायलों का उपचार करेंगे, कई परिवारों को जिंदगी भर मिलने वाले दर्द से दूर रखने में कामयाब होंगे। और इस आदेश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार भी किया जाना चाहिए ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि घायलों की मदद कर अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें किसी परेशानियों में नहीं पड़ना पड़ेगा। और पैसे के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। लोगों को तो यह भी नहीं पता कि घायलों की मदद करने पहुंचाने वालों को सम्मानित तक किया जाता है। जाहिर तौर पर इसका प्रचार प्रसार होगा तो घायलों को मदद पहुंचाने वालों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही राज्य में ट्रामा सेंटर, एम्बुलेंस की व्यवस्था को भी और सघन किए जाने की जरूरत है। एनएच या आप देखते हैं एनएच किनारे एम्बुलेंस की संख्या बढ़ेगी तो शीघ्र घायलों को डॉक्टर के पास ले जाया जा सकेगा। गोल्ड अवसर में समय पर इलाज हो जाए तो कई घायलों का जीवन बचाया जा सकता है। घायल होने के बाद जो घंटा रहता है ना, उसे गोल्डन आवर करते हैं और उस समय अगर मरीज को सही इलाज मिल जाए तो बहुत हद तक बचा लिया जाता है। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ देखिए, घायल आपने देखा होगा कि रास्ते में पड़ा रहता है, कोई उसकी मदद नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर हमने पहुंचाया, हमने इसकी मदद की तो कहीं पुलिस हमें भी इसमें शामिल ना कर ले। ये सबसे बड़ा डर रहता है कि अरे छोड़िए ना, कौन लफड़े में पड़े। और इतनी अच्छी इंसानियत तो बची नहीं है। आप सभी जानते हैं कि किसी की मदद की जाए तो ये सब मुझे लगता है जागरूकता होना चाहिए कि आप अगर किसी की मदद करते हैं तो आपको कोई किसी भी तरह का परेशान नहीं किया जाएगा। पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई रिपोर्ट आपके खिलाफ तो नहीं होगी, होती तो नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि कई बार परेशान करने लगते हैं लोग, पुलिस वाले खासकर। भुखमरी खत्म करने की जरूरत, तो दुनिया में आज हर 11वां इंसान खाली पेट सोने को मजबूर है और दुनिया में 73.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपूर खाना नसीब नहीं हो रहा है। और यदि 2019 की तुलना में देखें तो इन लोगों की संख्या में 15.2 करोड़ का इजाफा हुआ है। यह जानकारी द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 नामक रिपोर्ट में सामने आई है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से प्रकाशित की है। मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि जो इस तरह की रिपोर्टें जारी की जाती हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। उनसे आप लोग प्रीलिम्स में मदद मिलती है, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ लेता है। मुख्य परीक्षा में उनका उल्लेख कर सकते हैं अगर इस तरह की टॉपिक को कोई क्वेश्चंस लिखने के लिए निबंध में। और इन सभी संगठनों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। आपका जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर देख लीजिए यूट्यूब पर। साफ है कि भूख की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी दुनिया को एक लंबा रास्ता तय करना है। या कैसी विडंबना है कि एक और हमारे आपके घरों में रोज सुबह रात को बचा हुआ खाना बासी समझकर फेंक दिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। वे भूख से जूझ और मर रहे हैं। दुनिया भर में हर साल जितना भोजन तैयार होता है उसका लगभग 1/3 बर्बाद हो जाता है। बर्बाद किया जाने वाला खाना इतना होता है कि उससे 2 अरब लोगों के भोजन की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। दुनिया में बढ़ती संपन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही लोगों में खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। खाद्यान्न की क्षति और बर्बादी न केवल संसाधनों के कुप्रबंधन का मुद्दा है, बल्कि यह बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी योगदान देती है। खाद्य एवं कृषि संगठन का अनुमान है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 8% के लिए खाद्य अपशिष्ट भी जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया भर में इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी धन और संसाधनों की कोई कमी है। दरअसल समस्या आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की है। वर्तमान समय में हर देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने का दावा करता है। अल्प विकसित देश विकासशील देश बनना चाहते हैं, तो वहीं विकासशील देश विकसित देश की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए देशों की सरकारें प्रयास भी करती हैं और विकास के संदर्भ में अपनी उपलब्धियों को गिनाती हैं। यहाँ तक कि विकास दर के आंकड़े से यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश किस तरह विकास कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब आप देखिए कोई ऐसा आंकड़ा सामने आ जाए तो जो आपको यह बताए कि अभी तो देश भूख जैसी समस्या को भी हल नहीं कर पाया, तब विकास के आंकड़े झूठे लगने लगते हैं। यह कैसा विकास है जिसकी बड़ी संख्या में लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति भी है दुनिया में। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि आपके पास जो है उसमें खुशी ढूंढिए, वरना दुनिया के पास तो देखिए खाने के लिए भी नहीं है। लोग कहते रहते ना कि भैया हमारे पास ये नहीं है इसलिए हमारी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई में परेशानी हो रही है। ये देखिए ना कि आपके पास क्या है, उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं, किस तरह से उससे सब कुछ पा सकते हैं। वरना कमियां तो हर किसी के पास बनी रहती हैं। कमियों का अगर रोना बैठे रहे तो जिंदगी खत्म है।
अब आप देखिए कि जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं, संपादकीय पार्ट रहता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और जो नहीं रहता है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई आर्टिकल छूट रहा है जो आपके काम का है, तो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना जो टेलीग्राम पर, वहाँ जाकर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सवालों के घेरे में टलती जनगणना, हर 10 साल में होती है ना जनगणना, उसी की बात हो रही है। 2011 में हुई थी अंतिम टाइम, और आप देखते हैं कि अब होनी चाहिए थी 2021 में, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी इसकी, और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। तो आप देखेंगे कि इन दिनों जातीय जनगणना की मांग को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक भी है। और देखिए एक और आपको बता दूं कि जातीय जनगणना के आंकड़े अंतिम बार 1931 में जारी हुए थे। और जातीय जनगणना कहने का मतलब है कि किस जाति की कितनी संख्या है, उनकी बात हो रही है। और इस बीच कुछ सवाल जनगणना में हो रहे विलंब को लेकर उठ रहे हैं। आखिर देश में सामान्य जनगणना कब होगी? पिछले वर्ष अप्रैल में जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत को चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला मुल्क घोषित किया था, तो सबके मन में यह सवाल उठा था कि आखिर इस जनसंख्या का अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने कैसे लगाया। वजह यह है कि वर्ष 2011 के बाद हमारे देश में जनगणना कराई ही नहीं गई है, यानी पिछली जनगणना को अब करीब 1.5 दशक होने को है। हालांकि 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को किसी विशेष स्थिति पर जनगणना करने या निश्चित अवधि में संबंधित डाटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है। क्या नहीं करता है? बाध्य नहीं करता है। लेकिन सामान्यतः 10 वर्षों के अंतराल के कायदे के तहत यह जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी। कोविड महामारी के प्रकोप के कारण यह दशकीय जनगणना समय पर नहीं कराई जा सकी। उल्लेखनीय की जनगणना केवल जनसंख्या वृद्धि तय कर नहीं है, बल्कि यह देश की नीतियां तय करने के लिए व्यापक सामाजिक आर्थिक डाटा प्रदान करती हैं। और इस डाटा का उपयोग नीति निर्माण के अलावा आर्थिक नियोजन और विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह भारतीय जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं, लिंग, आयु, आय, व्यवसाय, प्रवासन पैटर्न आदि पर सांख्यिकी जानकारी का सबसे बड़ा भंडार भी है। और जनगणना का महत्व इससे समझा जा सकता है कि हमारे देश के प्रत्येक गांव, कस्बे, वार्ड के लिए प्राथमिक डाटा का यह जनगणना एकमात्र स्रोत है। लेकिन जनगणना करने में हुए इस विलंब की वजह से एक बड़ा डाटा अंतर पैदा हो गया है। अब आप देखिए कि आपको आपके गांव की जनसंख्या के बारे में मालूम ना हो, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके लिए क्या जरूरत है। घर की देख लीजिए, अगर हमें अपने परिवार में मेंबरों का मालूम ना हो तो क्या हम किस तरह से रणनीति बना पाएंगे, उनका कैसे ख्याल रख पाएंगे। समझ रहे हैं? तो जनगणना जरूरी है। और नई तारीख पर उलझा पैंच। जनगणना में हुए विलंब के बारे में सरकार समय समय पर अपना पक्ष रखती रही है। जैसे कि 16 सितंबर 2020 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को सूचित किया था कि कोविड महामारी के प्रकोप के कारण 2021 की जनगणना और इससे संबंधित क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। और दिसंबर 2023 में संसद में उठाए गए एक सवाल के जवाब में यही कारण सुझाया गया था। उल्लेखनीय है कि जनगणना का काम आमतौर पर प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने के 3 महीने बाद शुरू होता है। इस बारे में 30 दिसंबर 2023 को भारत के अतिरिक्त महापंजीयक ने राज्यों को सूचित किया कि जिलों, तहसीलों, कस्बों आदि की प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय सीमा 1 जनवरी 2024 थी। और गौरतलब है कि इस दौरान किया गया यह 9वां ऐसा विस्तार था। इसलिए जनगणना का काम अब अक्टूबर 2024 से पहले शुरू नहीं हो सकता है। और जहां तक संयुक्त राष्ट्र को मिली जानकारी का सवाल है, तो इसकी जनसंख्या कोष इकाई ने वैश्विक जनगणना का जो ट्रैकर बनाया, उसके अनुसार 150 देशों ने 2020 और 2021 में अपनी जनगणना करने का कार्यक्रम बनाया था। और इनमें से चीन, बांग्लादेश, नेपाल सहित 94 देशों ने महामारी के दौरान ही अपनी जनगणना पूरी कर ली थी। और आप देखिए 52 देशों ने जनगणना को कोई नई तिथि के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन भारत उन 3 देशों में शामिल है जिसने बिना नई तिथि के जनगणना को स्थगित कर दिया था। उम्मीद है कि जनगणना का यह काम हमारे देश में अक्टूबर 2024 के बाद शुरू हो सकेगा। और जो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही, तो यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद अब राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल जातियों को अलग अलग वर्गों में बांटने का अधिकार शामिल हो गया है। और वर्गीकरण की इस आवश्यकता का संदर्भ यह है कि पिछड़े समुदायों में सदियों से उत्पीड़न का सामना कर रही कुछ ऐसी श्रेणियां या समूह ऐसे हैं जिन्हें आज भी अत्यधिक भेदभाव झेलना पड़ रहा है। राज्यों को वर्गीकरण का अधिकार मिलने से अब ऐसे समूह
समूहों, श्रेणियों से संबंधित लोग आरक्षण में समुचित प्रतिनिधित्व हासिल कर सकेंगे, जिससे उनका विकास एक तरह से आप देखते हैं हो सकेगा। हालांकि अदालत ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि वर्गीकरण पर राज्य सरकारें अपने मनमानी नहीं करें, बल्कि यह कार्य राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए भी जनगणना जरूरी है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जनगणना का एक सामाजिक राजनीतिक पहलू भी है और जिसकी चर्चा हाल में जातीय जनगणना की मांग और औचित्य के साथ जोर शोर से उठी है। असल में राजनीतिक निहितार्थ से परे देखें तो जातीय जनगणना का एक औचित्यपूर्ण इतिहास रहा है। ऐसी पहली सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना पहली बार 1931 में की गई थी। अभाव के संकेतकों की पहचान करने के उद्देश्य से यह जातीय जनगणना देश के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बसे भारतीय परिवारों की आर्थिक हैसियत का पता लगाने के लिए की गई थी। यही नहीं, इसके तहत विभिन्न जाति समूहों की माली हालत का अंदाजा लेने के लिए विशिष्ट जाति नामों के आधार पर डाटा जमा किया गया था। सामान्य जनगणना से जातीय जनगणना इस मामले में अलग होती है कि इसके आंकड़े का उपयोग राज्य सरकारें जाति आधारित अपेक्षा पिछड़ेपन का आकलन कर संबंधित समुदायों को दी जाने वाली मदद के लाभार्थियों की पहचान कर सकें। और वैसे तो सामान्य जनगणना के आंकड़े गोपनीय होते हैं, लेकिन जाति सूचनाओं पर आधारित गणना के आंकड़े राज्यों को देने का प्रावधान था। सरकारें इनसे मिली सूचनाओं के आधार पर वांछित परिवारों को सरकारी विभागों में से मदद देने या उन्हें पहले से ही दी जा रही सहायता या लाभ से वंचित करने के लिए कर सकती है। यानी कि आप देखिए, जातियों की जनगणना के बारे में मालूम चलेगा, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उन्हें फायदा मिल चुका है पहले से योजनाओं का, आरक्षण का, तो उन्हें बाहर रख दीजिए। जिन्हें उसकी जरूरत है उनके लिए योजनाएं लाइए। ये सब हो पाएगा। और जैसे क्रीमी लेयर में आने वाली जातियों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाता है। निश्चित ही जातीय जनगणना का एक महत्व रहा है, लेकिन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए और एक किस्म के विभाजनकारी नजरिए समाज को जातियों में बांट कर देखने के दृष्टिकोण से बचने के उद्देश्य से जातियों से जुड़ी गणना को वर्ष 1951 से बंद कर देने का फैसला किया गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना हुई तो आपसी वैमनस्य बढ़ेगा, आपसी दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी जाति की संख्या इतनी, हमारी जाति की जनसंख्या इतनी, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। परंतु हाल के दशक में जिस प्रकार सामाजिक आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आया है, जातियों से जुड़ी सटीक सूचनाओं और आंकड़ों की जरूरत फिर महसूस हुई है। यही वजह है कि खासकर राजनीतिक दल पिछले कुछ वर्षों से लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग उठा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि सामाजिक राजनीतिक दबाव के तहत केंद्र सरकार आने वाले वक्त में सामान्य जनगणना के साथ जातियों से जुड़े आंकड़ों का संग्रह भी कराए। और यह यदि ऐसा किया जाता है तो ध्यान रखना होगा कि जाति संबंधी आंकड़ों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए सामाजिक मतभेद गहराने और जातियों के ध्रुवीकरण के संबंध में नहीं होना चाहिए। और सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना होगा कि एक बड़े लोकतंत्र में सामाजिक प्रतिनिधित्व को संतुलन करने के मकसद से की जाने वाली जातीय जनगणना सामाजिक बिखराव का नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने वाली हो। ये जातीय जनगणना की मांग का औचित्य, मैं कह रहा हूं कि इस तरह के मुद्दे पर आप लोग कहीं कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बड़ा न्यूट्रल रहा करिएगा। उसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके फायदे देखा करिएगा, उसके नुकसान नेगेटिव पॉइंट देखा करिएगा, एक अपना व्यू बना के रखा करिएगा। जातीय जनगणना की मांग का औचित्य, देश की सामान्य जनगणना में यूं तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़े संकलित किए जाते हैं और उनका प्रकाशन भी होता है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य समूहों की आबादी का कोई वास्तविक अनुमान नहीं जुटाया जाता और इससे इन वर्गों के उपेक्षित और वंचित तबकों में आक्रोश की स्थिति है। और इसकी वजह यह है कि आर्थिक पिछड़ेपन के अलावा सामाजिक पायदान पर नीचे होने के बावजूद उन्हें मौजूदा आरक्षण व्यवस्था का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे तबकों के आक्रोश के मद्देनजर ही कुछ राजनीतिक दल जातीय जनगणना की पुरजोर मांग कर रहे हैं। और जातीय जनगणना का समर्थन एक और मसले को लेकर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमारे देश में जिस समुदाय के लिए आरक्षण या अन्य योजनाएं बनाकर जरूरतमंदों तक उनका लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है और उनसे संबंधित आबादी के समुचित आंकड़ों तक सरकार के पास नहीं है। और इसके अलावा देश के बहुत से हिस्सों में आज भी जाति आधारित भेदभाव कायम है। इससे दूर करने के उपाय तभी कारगर हो सकते हैं जब कि जातिगत जनगणना के जरिए वंचित जातियों, समुदायों और समूहों की सही पहचान की जाए और उनके आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाते हुए उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जाति समूह के वितरण और उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व का ठोस अनुमान लगाकर सामाजिक असमानता दूर करने के लिए नीतियां लागू की जा सकती हैं और वंचित समुदायों का उत्थान सुनिश्चित किया जा सकता है। ध्यान रखना होगा कि चूंकि देश में कुछ वंचित समुदायों के लिए पहले से आरक्षण व्यवस्था लागू है, इसलिए जब तक अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदायों
समूहों की जातीय जनगणना आधारित सटीक आंकड़े नहीं मिलेंगे, संसाधनों का समान वितरण करना संभव नहीं होगा और इससे संबंधित आंकड़े मिलने के बाद प्रत्येक जातीय समूह की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करते हुए नीति निर्माताओं को उनके समावेशी विकास की जरूरत साधने का रास्ता मिल सकता है। अच्छा यही होगा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के बजाय वंचित समुदायों की वास्तविक पहचान की जाए। यदि ऐसा किया गया तो जातीय जनगणना के राष्ट्रीय आरक्षण व्यवस्था में होने वाला कोई सुधार अंततः देश और समाज के समुचित विकास का जरिया ही साबित होगा। अभी देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो उपवर्गीकरण की बात हो रही है, अब उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, कोई आईएएस अधिकारी है, आप देखिए एससी समुदाय का, अनुसूचित जाति का, अब आप देखिए उसके बच्चों को तो बेहतर शिक्षा मिल रही, सभी सुविधाएं मिल रही, उसे आरक्षण की क्या जरूरत है। और उसी जाति में आप देखते होंगे कि ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं कि जिन्हें आरक्षण नहीं मिला, जिन्हें सच में आरक्षण की जरूरत है, लेकिन कहा जा रहा है इस पर राजनीति खूब होगी, विरोध भी होगा और जो पक्ष ले रहे हैं वो भी राजनीति करेंगे। उन्हें लगेगा कि इस जाति का वोट उन्हें मिलता है तो उन्हें आप देखते हैं कि उस उपजाति में शामिल कर लेंगे और आरक्षण देने की बातें करने लगेंगे। तो यही साल चलता रहता है। ये देवभूमि की बिरथा कथा, ये आप देख रहे हैं कि आपदा से जिस तरह से जूझ रहा है उसी को लेकर बातें हो रही हैं और अभी भी आप देखते हैं कि वक्त है, हमें जाग जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ जाग रहे हैं। मैं हिमाचल आपदा से जूझ रहा हूं पर पहले से बेहतर हो रहा हूं। आप जानते हैं कि आपदा आने के बाद मौसम भले ही अगले दिन साफ हो जाए, वास्तव में आपदा दशकों तक नहीं जाती है, यह शरीर ही नहीं हृदय पर भी छप जाती है। सच कहूं तो प्राकृतिक बताई जाती आपदा उतनी प्राकृतिक भी नहीं है। मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब कुछ दिन पहले एक महिला और उसकी गोद में छिपी दूध मुही बच्ची के सब मिले। एक साथ कई स्थान पर बादल फटे, बादल कोई कपड़ा नहीं कि अचानक फट जाए। यूं समझें कि बादल पानी से भरा हुआ था, बादल से टकराया और एक ही स्थान पर इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गई। पहले भूकंप डराता था, कुछ दशकों से बादल डरा रहे हैं। हम हर नदी उफान पर होती है। 10 वर्ष में 20 बड़ी घटनाएं बादल फटने से की हो चुकी हैं। इस बार आप देखते हैं कई लोगों की मौत हुई, 50 से अधिक लापता थे और कुछ के बावजूद मिले रहे और कुछ पता नहीं कब मिलेंगे। हर बार बादल बेशक नया फटता है और उसके बाद की पटकथा वही रहती है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रतिपक्ष और समाज के स्तर पर ऐसा लगता है कि जैसे हर वर्ष सब वही सब दोहराया जाता है जो हो चुका है। कैसे? ऐसे जैसे इस बार हुआ, आपदा आई, सरकारी तंत्र सक्रिय हुआ, मुख्यमंत्री मंत्रीगढ़ पहुंचे, प्रशासन पहुंचा, आपदा राहत की घोषणा हुई, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य दूरभाष पर संवाद हुआ, हर संभव सहायता की मांग और आश्वासन मिला। इसके बाद पक्ष प्रतिपक्ष की मुद्रा परस्पर ताने देने वाली हो जाती है। यानी कि उससे सीख कर हम लोग स्थायी समाधान की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे, राजनीति होने लगती है। मेरी एक सांसद है कंगना रनौत, ये हिमाचल प्रदेश कह रहा है। उन्होंने पहले तो यह कहा कि उन्हें कुछ अधिकारियों ने कहा कि वह अभी ना आए, स्थिति सामान्य होने पर ही आए। यह ठीक है कि अति महत्वपूर्ण लोगों के आने से राहत एवं बचाव कार्य ही बाधित होते हैं, पर जहां इतने लोगों की जान गई हो वहां भली बात भी बुरी तरह कहने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र से पैसा बहुत आता है पर राज्य सरकारें खर्च नहीं करती हैं। इस पर कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है तो स्वयं बांट लें। मेरे अधिकारियों की बात करें तो वे इतने चुस्त हैं कि हिमाचल प्रदेश से बाहर का कोई व्यक्ति वेबसाइट पर कुछ देखना चाहे तो जारी आपदा पर कुछ नहीं मिलता है। 1905 में भूकंप, दशकों पहले की बाढ़ से जुड़ी जानकारी अवश्य मिलती है। बाहर से व्यक्ति फोन करे तो कंट्रोल रूम का फोन नहीं उठता। आप देखिए कि कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री कहेंगे केंद्र से कुछ नहीं मिला, केंद्र व भाजपा सांसद कहेंगे कि बहुत कुछ मिला। आप सोचिए कि जिन लोगों को उन्होंने चुना हुआ है, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चुना हुआ है, वो गायब हैं, वो भाग गए वहां से, वो अपनी फिल्मी दुनिया में मस्त हैं। तो ऐसे लोगों को चुनोगे तो यही होगा भाई। मैं तो कहता हूँ जमीनी जो आपकी सुनता हो, रात में 12 बजे आपको जरूरत है, आप फोन लगा के कह सकें, ऐसे इंसान को चुनाव करिए। वो किसी पार्टी का है, निर्दलीय है, ये मायने नहीं रखता जाता। और इस सबके बीच मेरी नदियां, खड्डों, नालों की बात कोई नहीं सुनता है। ब्यास की गोद में क्यों घर या होटल बनते हैं? शिमला के नाले किसने रोके? सतलुज के किनारे निर्माण का क्या अर्थ है? कौन देता है अनुमति? और आप देखते हैं कि कई बार सोचता हूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ना हो तो मुझे कौन सुने। ब्यास पूछती है कि पिछले वर्ष नितिन गडकरी कह गए थे कि नदी को सीधा करेंगे, ब्यास ने फिर सब कुछ सीधा कर दिया। आपदा में अवसर तलाशना, इसलिए मलबा दूर नहीं, वह आसपास ही रहता है ताकि कोई धनवान बन सके। पहाड़ चेतावनी देता है कि शिमला, धर्मशाला और डलहौजी को दिल्ली मत बनाओ, जोशीमठ मत बनाओ, इन्हीं पहाड़ की रहने दो। मेरे पेड़ों की बात भी नहीं सुनी जाती है। चीड़ के पेड़ क्यों आज तक नहीं हटाए गए? चौड़ी पत्ती वाले पेड़ क्यों तैयार नहीं हुए? बरसात से पहले सड़कों के किनारों
किनारे की नालियां ठीक करने की औपचारिकता लोक निर्माण के दल पूरी करते हैं और वास्तव में झाड़ियों को पुचकारते हैं। उपायुक्त को रिपोर्ट जाती है और बरसात के लिए सब तैयार है। कलांतर में वही रपट मुख्य सचिव को चली जाती है। पानी सड़कों पर आ जाता है और कार का रूपांतरण हो जाता है, वह स्टीमर बन जाती है। ना कचरा निस्तारण के प्रबंध, ना अवैध या फिर अनियोजित निर्माण को रोकने के लिए कोई मुस्तैदी। अवैज्ञानिक खनन एक अलग समस्या है मेरी। नदियों को खोला कर रहे हैं एक्सकेवेटर आदि, और अब इस समय में यह क्या करता जिसे आम आदमी कहते हैं। वह चुपचाप कचरा बोरी में भरता, नदी या खड्डे में बहा आता। उसे कोई ना पूछे तो वह नदी में बाढ़ के अगले दिन दोबारा वही निर्माण कर सकता। आप लोग जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से आते हैं, कृपया कचरा ना लाए करें। मेरी हरियाली को क्षति पहुंचाने के बाद यह कचरा पानी के माध्यम से आप तक ही पहुंचेगा। मैं आपकी प्राणवायु का हरा श्वासन है, मेरे प्राणों पर तरस खाइए। आप तो अतिथि हैं, आपसे उतना गिला नहीं जितना मेरे हितैषियों से है। और जब शिक्षण संस्थानों की जमीन लेकर अधिक से अधिक पर्यटन की योजना बन रही हो, तो मैं इतना तो पूछ ही सकता हूं कि हमें शिक्षा, पर्यावरण और सुरक्षा चाहिए, और या कथित पर्यटन आपका ही हिमाचल प्रदेश। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही गई है। नई कृषि क्रांति की जगी उम्मीद। नए कृषि मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान बन चुके हैं। तो आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान 17 वर्ष मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद देश के कृषि मंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ना। देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और वह न केवल खुद अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेती करते हैं, बल्कि 2 दशक से प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों के बीच सक्रिय भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल में किसान आंदोलन बेहद बड़ी समस्या बने थे। हालांकि तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को चतुराई से सुलझा लिया था। संभावना बढ़ी है कि किसान शिवराज की नई कृषि नीति से खुशहाली की ओर बढ़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान उस साधारण अवधारणा को तोड़ना चाहते हैं जिससे में किसानों के बीच यह बात बैठ गई कि बिना रासायनिक खाद के अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को प्रोत्साहित करते हुए मुहिम आरंभ की है कि किसान इस दिशा में आगे बढ़े। सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को नुकसान नहीं होने देगी, उन्हें 3 अगले वर्ष तक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। शिवराज कहते हैं कि प्राकृतिक खेती के लाभ अनेक हैं और इसमें पानी कम लगता है, खाद का खर्च भी कम लगता है और लागत भी कम आती है, मूल्य भी अधिक मिलता है। प्राकृतिक खेती में पहले एवं दूसरे वर्ष उत्पादन कुछ कम होता है, लेकिन तीसरे वर्ष से उत्पादन बढ़ जाता है। शिवराज की यह नीति काफी हद तक देश हित में भी है। इन दिनों भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना भी कर रही है। फर्टिलाइजर के अधिकाधिक उपयोग से कृषि उत्पादकता तो खूब बढ़ रही है, लेकिन उसके दुष्परिणाम स्वरूप कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी देश में बढ़ रही हैं। भूमि की उर्वरता कमजोर पड़ रही है, उसका प्राकृतिक स्वरूप आप देखते हैं कि नष्ट हो गया है। अब आपको वर्षा काल में ही खेत में केंचुआ दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आने वाले समय के लिए बड़ी चुनौती भी है। केंचुए को आप लोग देखते हैं किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र भी कहा जाता है। और ऐसा नहीं कि शिवराज ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का अभियान कृषि मंत्री बनने के बाद ही आरंभ किया है। वह तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी जैविक खेती का प्रदेश में रिकॉर्ड बनवा चुके हैं। देश के कुल जैविक उत्पाद में मध्य प्रदेश का हिस्सा सर्वाधिक 40%। लगभग 17 लाख हेक्टेयर में 1 लाख से अधिक किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इसमें सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, उड़द, तुअर, बाजरा, राम तिल, मूंग, कपास, कोदो, कुटकी आदि फसल उपज शामिल है। अब तो मध्य प्रदेश की इस दिशा में आगे निकल चुका है। खेती की लागत घटाने, किसानों की आय बढ़ाने के सब अब प्रदेश में समूह बनाकर प्राकृतिक यानी जैविक खेती करवाई जाएगी। 500 किसानों के समूह बनाए जाएंगे। इन्हें खेती करने के तौर तरीके सिखाने के साथ उपज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार आउटसोर्स एजेंसी का चयन भी कर रही है। इसका जिम्मा किसानों को शिक्षण देने के साथ उपज की बिक्री का प्रबंध करना होगा। इस खेती का लाभ किसानों को समझाने के साथ उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर 5-5 हजार रुपये 3 वर्ष आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। 3 वर्ष तक किसान द्वारा की जाने वाली खेती का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। और आप देखिए जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण भी करवाया जाएगा ताकि उपज का अच्छा मूल्य मिले। जैविक खेती के लिए चयनित इन किसानों पर लगातार नजर रखी जाएगी। आंतरिक निरीक्षण होगा, उपज का मूल्यांकन होगा। साथ ही जैविक उत्पादों के ब्रांड निर्माण के लिए व्यापक विपणन कार्य योजना तैयार की जाएगी और विशिष्ट बाजारों में स्टॉल लगाने खुदरा व्यापारी के साथ
सीधे बाजार जुड़ाव की सुविधा के लिए आयोजन भी किए जाएंगे। कृषि मंत्रालय में अब एक नवाचार भी शुरू किया गया। इसके तहत प्रत्येक राज्य के कृषि मंत्री और उसके अधिकारियों के साथ शिवराज बैठक कर रहे हैं और इन बैठकों में केंद्र सरकार के भी कृषि विभाग के सारे अधिकारी शामिल होते हैं। राज्य के मंत्री अपनी समस्याएं बताते हैं, वहीं उसका समाधान किया जाता है। शिवराज द्वारा आरंभ संवाद से समाधान किया यह प्रयास भी बेहतर परिणाम ला सकता है। वह स्वयं भी सभी राज्यों में जाकर संवाद कर रहे हैं। इन प्रयासों का स्पष्ट आशा है कि शिवराज देश के किसानों के चेहरे पर खुशी लाना चाहते हैं। वही है जो इन दिनों संसद के दोनों सदनों में किसानों के मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों पर भारी पड़ रहे हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का पर संसद में अप्रमाणित बात बोली तो शिवराज ने तर्कों और तथ्यों से उनकी बोलती बंद कर दी। शिवराज सिंह चौहान जुनूनी व्यक्ति हैं, जो ठान लेते हैं वह करते भी हैं। मध्य प्रदेश की सफलता के बाद अब उन्होंने देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने अभियान चलाया। उम्मीद है कि इसमें भी वह सफल रहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे किसानों की बातें हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं तो देखिए किसान जो भी मांग करते हैं बड़ा समर्थन करता हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि वही तो हैं जो हमारा पेट भरते हैं। कोरोना महामारी में आपने देखा है सबने लाज डुबा दी, लेकिन खेती किसानों ने हमारी देश की लाज बचा ली थी। ये संपादकीय पार्ट है आपका दैनिक जागरण का। आपका कोई सवाल हो, आप सुझाव हो तो बता सकते हैं। बाकी ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत करिए, और क्या करना है। 100% देंगे ईमानदारी से तो 100% आपका रिजल्ट भी निकलेगा पॉजिटिव ही। धन्यवाद।